नमस्कार। नवजीवन और नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे लद्दाख पर। लद्दाख जो देश की सबसे शांत जगहों में से माना जाता था, 2 दिन पहले अचानक ही वहां हिंसा भड़क उठी। हालांकि वहां स्थिति तनावपूर्ण है, इसका संकेत जो सोनम वांगचुक ने सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। वो अनशन कर रहे हैं, 35 दिन का अनशन कर रहे थे। अब तो खैर उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया अपने आंदोलन को। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं अहिंसक ढंग से और कर रहा हूँ, लेकिन हमारा नौजवान जो है वो बेचैन है और वो हमसे कह रहा है कि आप इस तरह से कर रहे हैं और इससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। तो उनको ये डर था कि समस्या कभी कई हाथ से निकल सकती है और अगले दिन ही ये हिंसा हो गई। हालांकि हिंसा को अगर हम देखें तो ये ठीक है कि प्रदर्शनकारियों में गुस्सा था, उन्होंने भाजपा के कार्यालय को जला दिया, ये जो कि बहुत गलत काम था। लेकिन उसके उनके ऊपर जिस तरह से पुलिस ने अपना वो किया, दमन किया, जो जाने गई हैं उसी की वजह से गई हैं, जो घायल हुए हैं उसी की वजह से हुए हैं। जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसमें यह है कि लोगों की जान बुलेट की वजह से गई है, बहुत सारे घायल बुलेट की वजह से हुए हैं या पैलेट की वजह से हुए हैं, या फिर उनके शरीर पर बैटन के निशान है, यानी जो लाठीचार्ज हुआ उसके निशान हैं, उसके घाव हैं। तो इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर के वरिष्ठ पत्रकार हारून रेशी जी मौजूद हैं। हारून जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज से 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आपने सोचा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे लद्दाख में? जी नहीं, बिल्कुल इसका कोई अंदाज़ा नहीं था इस तरह। ये पहली बार हुआ है। लद्दाख रीजन जैसा कि आपने खुद भी बताया कि हमेशा से एक पीसफुल एरिया रहा है। आज पहली बार जहाँ तक हमारी याददाश्त का ताल्लुक है, इससे पहले कभी भी लद्दाख में इस तरह की सूरत-हाल देखने को नहीं मिली थी। और कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि हालात इस कदर वायलेंट टर्न लेंगे, जो कि देखने को मिला 24 सितंबर को। यहाँ पे हालाँकि यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट काफ़ी अरसे से जारी थे, लेकिन किसी के ज़हन में भी ये बात नहीं थी कि इस तरह के भयानक सूरत-हाल जो पैदा हो जाएगी और उसके नतीजे में 3-4 लोग मारे जाएँगे और तकरीबन 80 लोग ज़ख्मी हो जाएँगे। तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन एक चीज है कि जो जो वहाँ पे ले एपेक्स बॉडी है, उसके लोगों को जी, ये अंदाज तो होगा कि उनकी डिमांड जो है इतनी इजी नहीं है। यानी एक डोमिसाइल वाली थी, डोमिसाइल वाली सरकार ने मान ली डिमांड। स्टेटहुड वो दो तरह से कॉम्प्लेक्स चीज है। एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड ना दिया दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। वहाँ इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराए गए, उसको जी, नहीं दिया गया, और लद्दाख को दे दिया जाए, ये बहुत आसान बात नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। और केंद्र सरकार किसी भी तरह इस उसमें नहीं दिख रही कि वो जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड दे दे। एक बात। दूसरी बात यह है कि लद्दाख की पॉपुलेशन करीब 4 लाख है जी, और कारगिल की पॉपुलेशन 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, कम से कम 1.5 लाख से तो कम ही है। तो बिल्कुल। 5.5 लाख की पॉपुलेशन पे एक स्टेट बना दिया जाए, ये बहुत जी, ये फैसला बहुत आसान नहीं होगा। वैसे हमारे पास सिक्किम है, जो जहाँ करीब 6 साढ़े 6 लाख लोग हैं और उसको स्टेटहुड मिला हुआ है। तो इन दो चीजों को देखते हुए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये क्या वहाँ की लीडरशिप को समझ में नहीं आ रही थी? नहीं देखिए 2 उनकी उनकी कई ये माँगे हैं, कई डिमांड्स हैं, जिनमें 2 डिमांड्स जो हैं बहुत अहम हैं। या ये कहा जा सकता है कि 2 बड़ी डिमांडें हैं उनकी, 2 बड़े मुतालबात हैं उनके। एक ये कि स्टेटहुड दिया जाए रीजन को, और दूसरा ये कि इस खित्ते को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए, ताकि उसको उसको सिक्योरिटी मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए यहाँ के लैंड्स को, और ज़मीनों को प्रोटेक्शन मिल जाए, और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्शन मिल जाए, जॉब्स को प्रोटेक्शन मिल जाए। तो गवर्नमेंट के साथ तो इनकी बातचीत काफ़ी अरसे से जारी है, तकरीबन 5 साल से जारी है इन दोनों बड़े मामलात पर। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि स्टेटहुड की डिमांड को पूरा करना इतना भी आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए।
एक तो आपने रीज़न बता दिया कि पॉपुलेशन का रेशो बहुत कम है, और दूसरा आपने ये भी बताया कि जब जम्मू और कश्मीर को अभी नहीं मिला है, तो ज़ाहिर है कि लद्दाख को नहीं दिया जा सकता था। उसके नतीजे में गवर्नमेंट को यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी एक तीसरा रीज़न है, ये जैसा कि माहिरीन की जो हम रिपोर्टें पढ़ते हैं, उनके एनालिसिस पढ़ते हैं, उनका कहना है कि जब आप स्टेटहुड डिक्लेयर करेंगे किसी रीजन का, लेट अस से लद्दाख को स्टेटहुड देंगे, तो आपको इसके बॉर्डर्स को मुतय्यन करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में कुछ ज़मीन चली गई थी, हमारा नेबरहुड बड़ा हॉस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी शायद गवर्नमेंट को अड़चन है कि वो किस तरह से, हालांकि गांव उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक ओपिनियन है कि कुछ ज़मीनें हमारे हॉस्टाइल नेबर के पास है। तो उस वजह से भी स्टेट की जो बाउंड्रीज है उनको मुतय्यन करना और फिर उसको अनाउंस करना गवर्नमेंट के लिए कोई आसान बात नहीं थी। ये तीन बड़ी चीज़ें हैं, जिसका दो आपने बता दिया कि पॉपुलेशन रेशियो कम है, दूसरा अभी जे को नहीं मिला, और तीसरा ये है जो नेबरहुड का मसला है। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हेजिटेंट है स्टेटहुड पर इनके साथ बात करने में। लेकिन जहाँ तक सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल के अंडर लद्दाख को लाने की बात है, तो इसमें तो उनके साथ कमिटमेंट की है। यहाँ इवन बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये बात रही है। उन्होंने लद्दाखीज के साथ ये कमिटमेंट की है कि हम आपको सिक्स शेड्यूल के तहत लाएंगे, ताकि उनके जो अप्रहेंशन हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, देखें असल में लद्दाख की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उन्हें लगता है कि हमारी ज़मीनें कॉरपोरेट को दी जाएंगी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरा उनको ये अप्रहेंशन है कि उनकी जो नौजवानों का जो रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शायद उनको इस लद्दाख के बाहर जो लोग हैं उनको उनको दिया जाएगा। और तो तीसरा जमीनें तो उनको दी ये जा भी, रही है, जमीनें तो दी हाँ जा दी, रही है ना। पावर हाँ प्रो वो तीसरी, जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी जमीन उनको दी गई है, अडानी को शायद बहुत नहीं दी बड़ी, है। जी। बिल्कुल नहीं, अभी तक दी नहीं है, अभी उसके उस पे बात हो रही है। वो तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर है, 150 मुरबा किलोमीटर, एक बहुत बड़ा खिता है। उस पे चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा जो पावर, ये सोलर प्रोजेक्ट है वो कायम किया जाएगा, और ये इतना बड़ा होगा कि जो इस वक्त है सबसे बड़ा उससे 3 गुना बड़ा होगा ये। जी तो जी। लोकल पॉपुलेशन में उसमें रिजेंटमेंट है। अगर इनको सिक्स शेड्यूल के तहत इस खिते को लाया जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसेंट लेना पड़ेगा लोकल पॉपुलेशन से। तब भी दे सकते हैं कॉर्पोरेट को, तब भी दे सकते हैं, लेकिन लोकल की कंसेंट के बगैर नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि इनको अपनी आइडेंटिटी का, उनको लगता है कि हमारी आइडेंटिटी जो यूनिक आइडेंटिटी है और उनका कल्चर है, कहीं वो डिस्टॉर्ट ना हो जाएगा अगर फ्लड गेट खुलेगा, बाहर के लोग आएंगे। तो इनके कंसर्न थे, और गवर्नमेंट ने के इनके साथ बातचीत चल रही है, और इनके साथ जो कमिटमेंट भी की गई है 2019 में, गालिबन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 2019 या 2020 में होम मिनिस्टर ने खुद भी ये कहा था कि लद्दाख को ऑटोनॉमी दी जाएगी, जैसे कि किसी और स्टेट को हासिल होती है। तो लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 5 साल में लोकल्स के प्रोटेस्ट के बावजूद कोई ऐसा नहीं लगता है कि उनकी मांग, उनकी डिमांड जो पूरी हो रही है, या उन पे कोई कोई पेशरफ्त हो रहा है, इसको आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो ये इस सिक्स वजह से, शेड्यूल वाला जो मसला है, जी तो जी सिक्स शेड्यूल असम के कुछ ट्राइब हैं, वो सिक्स शेड्यूल की मांग कर रहे थे। इन्होंने जी वादा भी किया था, उनको अभी तक नहीं दिया गया। फिर जी उसके जी बाद अगर मणिपुर में कुकीज को ये सिक्स शेड्यूल दे देते, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती, जिसमें ना जाने कितनी जाने गई हैं, ना जाने क्या क्या हुआ है, सब आप जानते हैं, जी सब जी खबरों में है, हर कोई जानता है। तो सिक्स शेड्यूल को लेकर तो ये सरकार वैसे ही पता नहीं क्यों है रहती है, वादा कर लेती है, उसके बाद नहीं दिया। सिक्स शेड्यूल को इन्होंने एक्सपेंड ही नहीं किया, जहां पर जरूरत थी वहां भी। तो लद्दाख का नंबर तो शायद बाद में आएगा। वही तो, वही लोकल
जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका यही कहना है, लद्दाख के लोगों का यही कहना है, उनका कहना है कि ये जो उनकी डिमांड है, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हक है, दिया गया है, ट्राइबल एरियाज़ के लिए है, एक जगह है। तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की माँग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी ये डिमांड जो है लेजिटिमेट लगती है, जायज़ लगती है और जेन्युइन लगती है। और सबसे बड़ी बात है, रूलिंग पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये कमिटमेंट कर दी है। तो इस वजह से इस पे लगता है कि हो जाना चाहिए था। जी। अच्छा, लेकिन आप ये सोचिए कि कुछ साल पहले, आज से 6 साल पहले, आर्टिकल शेड्यूल 6 भी नहीं था, और इस तरह से अभी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो भी नहीं थी। उसके बाद भी जो लद्दाख के लोग हैं वो शांत रह रहे थे। क्या प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जहां आर्टिकल 370 आपने जो है उसको हटाया? उसके बाद से वहां कोई खुश नहीं दिख रहा, ना जम्मू खुश दिख रहा है, ना श्रीनगर खुश दिख रहा है, और लद्दाख में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो असली प्रॉब्लम उस जगह से हुई जिसको इन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत दुनिया भर में बताया कि हमने ये कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अब लग रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ गई। जी। देखें, ज़ाहिर है कि 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में जो यूनिलैटरल एक्शन हुआ है, जिसके नतीजे में आर्टिकल 370 के साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 ए भी एब्रोगेट हो गया, ख़त्म हो गया। इन दोनों दफ़ात की वजह से, आर्टिकल्स की वजह से जम्मू कश्मीर को, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हासिल थी। और इस खित्ते को, इस स्टेट को ये कई ऐसे हुकूक भी हासिल थे, कई ऐसे राइट्स जो दूसरी रियासतों को नहीं है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में बाहर का कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इसका झंडा अलग था, वो ये सारी चीज़ें थी, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, इसमें लद्दाख भी शामिल था। अब जब ये एब्रोगेट हो गया तो उसके नतीजे में एक वल्नरेबिलिटी पैदा हो गई। ये सिर्फ वैली की बात नहीं है या जम्मू की बात, लद्दाख की बात है। यही वजह है कि लद्दाख ने उसके बाद ही डिमांड करना शुरू कर दिया, जब उनको लगा कि शायद अब जब ये जो कवर था आर्टिकल 370 और 35 ए का, ये तो हट गया है और अब हम वल्नरेबल है। अब यूनियन टेरिटरी के होते हुए अब, और वो भी लद्दाख को असेंबली भी हासिल नहीं है, कोई लेजिस्लेचर भी नहीं है उसके पास। तो इनको लगा कि अब हम वल्नरेबल है, अब बाहर के लोग भी आ सकते हैं, ज़मीनें भी खरीद सकते हैं, जॉब्स भी ले सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। हम पिछले 5 साल से एक पैटर्न देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। इवन ये जो अभी रिसेंटली ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही थी, ये सोनम वांगचुक की 6th हंगर स्ट्राइक है। इससे पहले मार्च में उन्होंने पिछले साल किया था। तो लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट लगा, हमें भी लगता है कि कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं आया सामने। तो शायद लद्दाख के जो यूथ है, शायद उसकी वजह से वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। तो और उस फ्रस्ट्रेशन का जो हमें अंजाम देखने को मिला, वो 24 सितंबर को देखने को मिला, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इतना बड़ा वायलेंट इंसिडेंट हो गया, इतनी क्लैशेस हो गए, कोई सोच भी नहीं सकता था, आज तक हुआ नहीं है कभी ऐसा। और गोलियां चली, 4 लोगों की जिंदगियां चली गई, बहुत सारे पुलिस वाले भी, हालांकि सिक्योरिटी के लोग भी 30 जख्मी हैं। तो ये बहुत, मतलब किसी के जहन में भी नहीं था ये चीजें होंगी। जी, मैं असल में मुझे लगता है कि एक तरह का एक्शन रिप्ले हो रहा है। कश्मीर में ये होता था कि आंदोलन चलता था तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उसके इश्यूज़ के अंदर जाने, उसको समझने के बजाय कोशिश ये होती थी कि लीडरशिप को बदनाम किया जाए। और हम लद्दाख में भी यही देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। लगातार ये वो हो रहा है कि वो ऐसा लोन लेते लिया था, फिर वो पाकिस्तान एक बार गए थे, वहाँ वो दुनिया के और देशों में भी घूमे हैं, वही पाकिस्तान भी गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या इनका असर उल्टा पड़ेगा, जैसा कश्मीर में हुआ?
देखिए, एक चीज़ है, सोनम वांगचुक की लद्दाख में एक रेपुटेशन है, एक क्रेडिबिलिटी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी ये है कि उन्होंने वो बार-बार ये कहते रहे हैं कि उनको स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया, उसमें भी उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन पर पीएसए के तहत उनको बुक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से मैंने ये प्रोटेस्ट वगैरह का सिलसिला शुरू किया है, मुख्तलिफ बहानों से गवर्नमेंट तंग कर रही है। उनका कहना है कि सीबीआई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रही है, कोई लैंड था उनका, उसको उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, एफआईआर्स लॉन्च हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनका उनका ये कहना है। लेकिन दूसरी जानिब पब्लिक का उन्हें सपोर्ट हासिल है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का चाहे जो भी नैरेटिव हो, तो एटलीस्ट पूरे मुल्क में तो शायद लोग उस पे यकीन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है, जो मैंने लोकल से बातचीत की, मुझे नहीं लगता लोकल पॉपुलेशन पर उसका कोई ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इस आदमी को लोग, मुकामी लोग जो हैं वो जानते हैं, इसके काम को भी देखा हुआ है, इसका इसका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको भी देख, तो इसकी रेपुटेशन को डेंट करना काफ़ी मुश्किल है। रहा सवाल जो आपने कहा कि लगता है कि अब ये शिफ्ट हो गया, पहले वैली में इस तरह की चीज़, बिल्कुल मुझे भी कल अजीब सी फीलिंग हुई जब मैंने इनके साथ बात की, जो लीडरशिप है इसकी, क्या कहते हैं इसको, लेह ये जो लेह की जो लीडरशिप है, ले ले एपेक्स बॉडी। पैकिस बॉडी, और वो करगिल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जी जी। उनका कहना था कि उनकी डिमांड है कि ये जो डेथ्स हुई हैं इसको प्रोब किया जाए। उनका कहना है कि ये इनको टारगेट किया गया है, जो 4 लोग मारे गए हैं, तो इनको ज़ख्मी भी किया जा सकता था, लेकिन तो इस तरह की बातें हमें वैली में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, और इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा लगता है कि शिफ्ट हो गया है। तो लेकिन फिर भी लद्दाख और वैली में इस लिहाज से बहुत फ़र्क है, क्योंकि लद्दाख को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट मिल रहा है, कि जो कि हम पि पिछले 2-3 दिन से जो हम पढ़ रहे हैं, मीडिया को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, एनालिस्ट को सुन रहे हैं, राइटअप्स पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि उस लद्दाखीज़ को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट के मुकाबले में उनको सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि लद्दाख और कारगिल दोनों की जी। लीडरशिप आमतौर पे एक पेज पे नहीं आती थी अक्सर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ समय से वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल, 10-12 साल से सिचुएशन, दो एक मान लीजिए एक कम्युनल डिसहार्मनी थी इस रीजन में। तो और ये बहुत पुरानी थी, 10-12 साल से चल रही थी। तो लेकिन जहाँ तक इन डिमांड्स का ताल्लुक है, जो इस वक़्त लद्दाख के लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल डिमांड्स, इसमें तो वो एक पेज पे हैं। और कल जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि कारगिल में भी हड़ताल हुई, और वहाँ भी लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए। तो इस तरह से ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों खित्तों के जो लोग हैं, 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, पहली बार लगता है कि मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, एक पेज पे आ गए। जी, तो आज की चर्चा को हम यहीं ख़त्म करेंगे। हम चाहेंगे कि पूरा देश और देश की सरकार, जो वहाँ की संवेदनशीलता है, जो वहाँ की ज़रूरत है लद्दाख की, कारगिल की, उसको समझे और इस एरिया का जो देश के लिए महत्व है, इसको हम लोग कहा करते थे कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है देश की, और इसी में अगर गड़बड़ हो रही है और उसको पूरी सेंसिटिविटी से हैंडल नहीं किया जा रहा, तो ये आगे जाके बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस पर पूरे देश को सोचना है और खासकर सरकार को सोचना है। इसी के साथ आज की हम चर्चा को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।